आप लोग समझ लो कि यहाँ पे देखो मैंने दो वेव्स बनाए, यहाँ ध्यान, यहाँ पे मैंने ना दो वेव्स बना के रखी है। एक वेव है हमारी ये पिंक वाली कुछ इस तरीके की, और दूसरी जो हमारी वेव है वो है हरी वाली, वो है कुछ इस तरीके की, ये कुछ इस तरीके की वेव। इनकी खास बात ये है कि इनका जो फेज है ना वो बिल्कुल सेम है। ये जब 90 डिग्री पे है तभी ये 90 डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री पे दोनों मैक्सिमम है, 180 डिग्री पे दोनों मिनिमम है, सॉरी जीरो है। उसके बाद फिर आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे सेम एंगल पे ये जब क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम जीरो जीरो पोजिशन हमको मिल रही है। ये पहला वाला क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे जीरो, या 45 डिग्री पे मान लो ये मैक्सिमम मिल रहा है। अगला वाला यहाँ पे कितना हो जाएगा, 135 डिग्री पे ये मैक्स मिनिमम, ये भी 135 डिग्री पे मिनिमम मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेम फेज में, फेज का मतलब एंगल समझ लिया कि दोनों ना सेम टाइप का एंगल ट्रेस कर रहे हैं। तो अगर देखो दोनों सेम फेज में है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो जो तीसरी एक नई वेव को जनरेट करेंगे ना, अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड है y1 और इसका एम्पलीट्यूड है y2, तो जो नई वाली वेव बनेगी ना उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा, दोनों से मिला के बना होगा। ये देखो ये y1 प्लस y2। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर मान लो ये ऐसी जा रही है और ये वाली वेव अगर नीचे से गई होती, मतलब जब ये मैक्सिमम हो रही है तब वो मिनिमम हो रही है, तब क्या होता है, अगर ये वाली वेव एक मैक्सिमम हो रही है उसी समय पे दूसरी वाली जो वेव है ना वो मिनिमम चल रही है, ये देखो मिनिमम चल रही है। तो देखो ये है हमारा y1 और यहां से लेके यहां तक की y2। तो ये क्या करेगा, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो जो नई वाली हमारी वेव बनेगी ना, ये वाली वेव, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, y1 माइनस y2। ये बात ध्यान रखना। एक और खास बात, अगर मान लो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये होता y1 और इसका जो एम्पलीट्यूड है ना ये भी y1 ही, लेकिन नीचे की तरफ y1, तो इसको मैं माइनस y1 बोल सकता हूँ, या चलो इसको y1 ही बोल लेते हैं कि ये भी क्या है y1। तो जो नई वाली वेव यहाँ पे बनेगी इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दिस माइनस दिस करोगे तो खत्म, यानी कि यहाँ पे आपको कोई वेव ही नहीं दिखाई देगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो डार्क हमको फ्रिंज मिल रही थी ना उसमें यही वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो देखो यहाँ पे जो वेव होती है ना वेव, उसमें आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक उसका उठा हुआ हिस्सा होता है और एक नीचे दबा हुआ हिस्सा होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने एक वेव बना के रखी होगी, ये वाली वेव। तो इस वेव के देखो दो हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और ये वाला हिस्सा देखो अंदर घुसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो एक वेव होती है ना वेव, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, ये कहलाता है क्रेस्ट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। तो देखो जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा, देखो जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा तब वहां पे हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सोचो अगर किसी के क्रेस्ट से अगर किसी का ट्रफ मिल रहा है तो वहां पे क्या देखने मिलेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, यहाँ पे देखो अगर इसके क्रेस्ट से इसका क्रेस्ट मिल रहा है तो हमको देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मान लो दो ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम, जब क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है तो वहां पे हमको क्या मिलता है, रिजल्टिंग वेव जीरो मिलता है। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट हम मिलाएंगे एक बार, और एक बार देखेंगे ट्रफ से ट्रफ मिला, उसके बाद तीसरी चीज हम देखेंगे क्रेस्ट से ट्रफ मिला। ठीक है, हमको बीच का कुछ नहीं पढ़ना है, या तो हमको पूरा मैक्सिमम चाहिए या तो मिनिमम बात करें। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा और मिनिमम एम्पलीट्यूड किसमें देखने मिलेगा, इसमें या इसमें। देखो एम्पलीट्यूड चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हम उसमें उसका एम्पलीट्यूड मिलता है। एम्पलीट्यूड जीरो मिलेगा उसको हम लोग मिनिमम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। भाई तुम ऊपर उछलो या नीचे उछलो, उछल तो रहे हो ना, मिनिमम एम्पलीट्यूड जीरो। हाँ, इसमें एम्पलीट्यूड ही नहीं मिल रहा है, इसी को मिनिमम बोलेंगे जिसमें हमको एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो मिल रही है। किसमें जीरो होगा, हाँ तो इसी से तो ये मिला है। हाँ तो देखो जब क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है तो हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, जीरो वेव मिलती है, मतलब वहां तो कुछ वेव ही नहीं मिलेगी। लेकिन जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है तब देखो हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, और हमको यही चाहिए, या तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिले या मिनिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने मिलेगी लाइट की,
और मिनिमम एम्पलीट्यूड में क्या देखने मिलेगा, कुछ भी नहीं, अंधेरा होगा। ये तो समझ में आया। चलो तो यहाँ पे क्या हुआ, आगे चल के पहले कोहेरेंट सोर्स को समझ लेते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट क्यों कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछता है, ये 3 रीजन, इसको मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। कोहेरेंट सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिससे निकलने वाली जो लाइट होती है उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका एम्पलीट्यूड और उनका फेज बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। उनका एम्पलीट्यूड, उनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे लाइट वेव की वेवलेंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और उनका फेज भी सेम होना चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दो बच्चे खड़े हैं, दोनों बॉल लेके खड़े हैं, सामने एक दीवार है, ये बॉल को दीवार को मारता है तो एक आवाज हो रही है। इसके बाजू में जो दोस्त बैठा है ना, वो भी उस बॉल को दीवार को मारने वाला है, और जो तीसरा बंदा बैठा है वो आंख में पट्टी बांध के बैठा है। ठीक है, तो देखो यहाँ वाला जो दोस्त है पहला वाला, इसने जैसी ही दीवार को मारा, अगर बाजू वाला दोस्त सेम टाइम पे दीवार के बॉल को पहुंचा दे तो एक ही साउंड निकलेगा वहां से। जो आंखों में पट्टी बांध के बैठा है उसको तो फर्क फील ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये अभी फेंका और ये थोड़ी देर के बाद फेंका तो दो साउंड आएंगे, तो वो समझ जाएगा कि भैया ये कोहेरेंट नहीं, ये एक साथ नहीं चल रहा। तो कोहेरेंट का यही मतलब होता है कि उनसे जो लाइट निकल रही है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए और साथ ही साथ उनका फेज भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बॉल वाला एग्जांपल था। इसमें एक और चीज जोड़ दिया है कि या तो उनका ना फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ये क्योंकि यही आगे चल के काम आने वाला है। तो जो पहली वेव थी देखो वो ऐसी थी, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हो गया पाई, यहाँ पे हो गया 2 पाई एंड सो ऑन। अब देखो जो दूसरी वाली वेव है वो कुछ इस तरीके की है, ये हमने छोटी वाली वेव बनाई, लेकिन छोटी वाली जो वेव है ये भी बिल्कुल ऊपर वाली वेव को फॉलो कर रही है। ये भी यहाँ पे पाई है, ये भी यहाँ पे 2 पाई। तो देखो सेम टाइम इंटरवल में, ये देखो ये अगर इतना हम लोग टाइम ले लें तो ये जितनी बार ऊपर नीचे हुई है ये भी उतनी बार ऊपर नीचे हुई। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, f1 इज इक्वल टू f2। और फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट ही क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, दोनों टॉप के बीच की डिस्टेंस, दोनों टॉप के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों का वेवलेंथ भी क्या है, सेम। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट कहलाएंगे। और इनका फेज भी सेम है। फेज सेम होने का क्या मतलब होता है, सेम एंगल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम नेचर दिखा रहे हैं, नेचर। ये देखो 45 डिग्री पे मैक्सिमम है, ये भी 45 डिग्री पे मैक्सिमम है, 90 डिग्री पे जीरो है, 90 डिग्री पे जीरो है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों की सेम वैल्यू होना चाहिए, लेकिन दोनों अपना अपना मैक्सिमम अपना अपना मिनिमम दिखा रहे हैं सेम एंगल पे, मतलब फेज भी दोनों का सेम। तो क्या ये दोनों कोहेरेंट लाइट्स होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम टाइम में सेम बार ऊपर नीचे होना, वो फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ क्या होता है, दोनों टॉप टॉप के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, दोनों में सेम है। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, और दोनों का फेज भी बिल्कुल सेम है। ये एंगल बोलते हैं इसको, एंगल को, दोनों का फेज भी बिल्कुल सेम है। मैं आपसे बोलूं कि उसका मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री पे। इसका मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, तो ये भी कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री पे। दोनों का फेज भी बिल्कुल सेम है। हाँ यही होगा कि दोनों नहीं सेम फेज होगा। अब अगर ये बोल रहा है कि इनका ना फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, देखो क्या हुआ, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है, अगर ये पहली वाली वेव है, जब इसने ऐसा करके ये पूरा चल गई, उसके बाद ये नई वाली वेव है ना, थोड़ी देर के बाद इसको होश आया, ये थोड़ी देर के बाद चलना शुरू करी, ये थोड़ी देर के बाद चलना शुरू करी, लेकिन ये भी ना सेम उसी की तरह चल रही है। ये जितना डिस्टेंस में ये अपना ये शो कर रहा है उतना ही डिस्टेंस में ये भी शो कर रहा है। यहाँ पे देखो कितना है, पाई, यहाँ पे है 2 पाई, यहाँ पे है 3 पाई, यहाँ पे है 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई और यहाँ पे 6 पाई। इसमें भी देखो जब ये पाई पे था तब ये अपना कुछ शो चालू ही नहीं किया था, ये 2 पाई पे पहुंचा तो ये चालू हो गया। पर यहाँ पे एक खास बात देखो, ये 2 पाई पे ऊपर जा रहा था और ये भी 2 पाई पे ऊपर जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो ये 2 पाई से चालू तो होता, लेकिन अगर ये नीचे जाके शुरू होता तो ये दोनों सेम कोहेरेंट नहीं होते, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना मैक्सिमम शो कर रहा है और ये यहाँ पे अपना मिनिमम शो कर रहा होता है, तो दोनों सेम फेज में नहीं कहलाते।
दोनों को अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो करना चाहिए एक एंगल के ऊपर। तो देखो ये वाला जो एंगल है उस पे ये भी मैक्सिमम है और सेम एंगल पे ये भी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखो ये तो थोड़ी देर के बाद चलना शुरू हुआ। कितनी देर के बाद चलना शुरू हुआ है? 2 पाई के बाद चलना शुरू हुआ। तो इनके बीच में एक फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है? 2 पाई का। और ये 2 पाई का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। ये पहली बार मैक्सिमम हो चुका है, ये दूसरी बार मैक्सिमम हो चुका है, ये तीसरी बार मैक्सिमम हो चुका है, ये पहली बार मैक्सिमम हो रहा है, ये दूसरी बार मैक्सिमम हो रहा है। तो देखो इन दोनों के मैक्सिमम के बीच में हमेशा वही गैप होगा जो इनके मैक्सिमम के बीच में गैप। तो फेज डिफरेंस तो है ही नहीं 2 पाई का, लेकिन वो हमेशा कांस्टेंट है। मान लो कोई ऐसी वेव बन जाती, ये ऐसी, तो भाई इनमें फेज डिफरेंस तो 2 पाई का था पहले, लेकिन अब देखो ये कितनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो गई। उतनी देर में तो ये ऊपर नीचे हो नहीं पाई। ये इस एंगल के ऊपर मैक्सिमम हुई है, लेकिन ये उसके पहले ही मैक्सिमम हो गई थी। तो पहले फेज डिफरेंस 2 पाई का था, अब देखो ये पहले ही मैक्सिमम हो गई और ये बाद में मैक्सिमम हो रही, तो फेज डिफरेंस तो बहुत चेंज हो चुका है। तो फेज डिफरेंस अगर है, जितना भी है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इतनी बात याद रखो, ये जितना विड्थ है ना उतना ही विड्थ इसमें मिलना चाहिए, चाहे हाइट इसकी कुछ भी हो। ठीक है? जैसे हमारे सैनिक होते हैं, जब वो मार्च करते हैं, किसी की हाइट कितनी भी हो लेकिन उनके पैर एक साथ जमीन पे पड़ते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। वैसे ही इन वेव को ना जमीन पे, ग्राउंड पे सेम डिस्टेंस कवर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स इट। अगर सेम डिस्टेंस कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों के दोनों का फेज क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। एक तो समझ में आया? वही जो दो दोस्तों को मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो एक ने पहले 5 बार बॉल फेंक चुका है, अगला वाला जिसको शुरू कर रहा है तो उससे 5 बार पीछे है, लेकिन फेज तो बिल्कुल सेम है, तो 5 बार पीछे ही होगा, लेकिन दोनों का फेज बिल्कुल क्या होगा? सेम टू सेम। तो कोहेरेंट लाइट सोर्स, इससे हम ये समझते हैं कि एक ऐसा सोर्स है, मान लो ये एक सोर्स है, इससे जो वेव निकल रही है वो ऐसी निकल रही है S1, और ये दूसरा सोर्स है, इससे भी ना सेम उसी टाइप की वेव निकल रही है। दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल सेम, दोनों का जो वेवलेंथ है वो भी बिल्कुल सेम, और दोनों का जो फेज है ना वो भी बिल्कुल सेम है। तो ये कैसे सोर्स कहलाएंगे? ये दोनों के दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जो लाइट निकलती है वो किसी मटेरियल से नहीं निकलती। लाइट निकलती है एक एटम की, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ना उससे लाइट निकलती है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम लोग लेजर यूज करते हैं, क्या ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है? पता है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सबके सब ना लाइट को एमिट कर रहे हैं और सबके सब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, फोकस होती है। तो हाँ, ये क्या है? एक कोहेरेंट सोर्स होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि क्या एक बल्ब, लाइट का बल्ब, ये एक कोहेरेंट सोर्स है या नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं, लाइट का बल्ब कोहेरेंट सोर्स नहीं। क्यों नहीं है? आपको पता है जैसे कि ये हमारा फिलामेंट है, फिलामेंट को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। फिलामेंट तो हमने बनाया है येलो कलर से, ये हमारा फिलामेंट। इस फिलामेंट के ऊपर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी पाने के कारण आउटर ऑर्बिट में चला जाता है, लेकिन वो उसके लिए अनबैलेंस स्टेट होती है, वो वहां ज्यादा देर रह नहीं पाता है। तो क्या करता है? अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो होता क्या है? ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। जैसे ही उसको एनर्जी मिली, कहीं से भी इसको एनर्जी मिली, जैसे ही इसको एनर्जी मिली तो वो क्या करता है? अब इस न्यूक्लियस का साथ छोड़ के ये पुराने वाले अपने ऑर्बिट से निकल के ये बाहर वाले बड़े ऑर्बिट में चक्कर काटने लगता है। जैसे हमको घर में पैसा वैसा मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर फिर हमें अच्छा लगता नहीं, तो हम क्या करते हैं? जो अपनी एनर्जी है ना उसको एमिट कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? स्टेबल ऑर्बिट की तलाश में अपनी एनर्जी को एमिट कर देगा, और ये जो एनर्जी एमिट करता है वो होती है एच न्यू के इक्वल। लैम्डा बनाते, ये होता है किसके इक्वल? एच न्यू के बराबर। एच का होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, और न्यू क्या होता है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, जितनी ज्यादा एनर्जी को ये एमिट करेगा उतनी इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम हो जाता है। तो वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अल्टीमेटली इस एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी निकाल देगा, और ये एनर्जी जितनी भी निकालेगा वो कितनी होती है, h इंटू न्यू के बराबर। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। मान लो इसने 100 जूल एनर्जी निकाला तो उसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि तो कांस्टेंट है। मान लो इसने 300 जूल एनर्जी निकाला तो अलग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अलग तो वेवलेंथ अलग, वेवलेंथ अलग तो कलर अलग। इसलिए अलग अलग चीजों का कलर हमको अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकाल रहे होते हैं, है ना। तो देखो इसने, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से जो एनर्जी निकाला वही लाइट के रूप में हमको दिखाई देती है। लेकिन क्या लगता है इस बल्ब के फिलामेंट में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, 2 3 4 10 15 20 कितने होते होंगे, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर कोई अपना अपना एनर्जी निकाल रहा है अपने अपने टाइम में। तो भाई इसने एनर्जी निकाला, वो ऐसे करके निकाला, ये और ज्यादा टेम्परेचर पे था इसने ऐसे करके निकाला, ये बाद में था इसको कम एनर्जी मिली इसने छोटी सी वेव निकाला, ये वाला जो इसने तो इस डायरेक्शन में वेव निकाला। तो ये सारी की सारी वेव जो है ना अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही है, अलग अलग उनका फेज है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं। इसलिए क्या होता है, बल्ब जो है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, लेकिन लेजर है, ठीक है। तो अब हम लोग कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाएंगे, तो एक छोटे से बल्ब को भी हम लोग कोहेरेंट सोर्स नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इमेजिनेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। सुपर पोजिशन हो गई, इसको आप लोग लिख लीजिए कोहेरेंट सोर्सेस की। कोहेरेंट सोर्स, द सोर्स ऑफ लाइट व्हिच एमिट कंटीन्यूअस लाइट वेव्स। कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं, ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो कि कंटीन्यूअस लाइट वेव्स को निकालता है और द सेम वेवलेंथ। लेकिन हमारा बल्ब जो है ना वैसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए और इनका फेज भी सेम होना चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, अगर कोई डिफरेंस है तो आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि आपने दो अलग अलग बल्ब लिए हुए, तो क्या वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होंगे, नहीं यार, एक बल्ब ही जब कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो दो अलग अलग आपने बल्ब लिए हैं, उनमें तो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकाल रहे हैं, तो वो कहां से कोहेरेंट हो सकते हैं। तो ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछता है। दिस इज बिकॉज लाइट इज एमिटेड फ्रॉम इंडिविजुअल एटम्स। एटम के कारण, एटम से हमारी जो लाइट है वो निकलती है। व्हेन दे रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट आफ्टर बीइंग एक्साइटेड बाय हीट, full stop, even the smallest source of light contains billions and billions of such atoms which obviously cannot emit light waves in the same phase। हाँ इसको भी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है आप लोग। Hence two independent sources of light whose light waves do not possess a constant phase difference are called non-coherent sources। ठीक है चलो बाद में लिखिए। तो हमें कोहेरेंट सोर्स अगर बनाना है, अगर हम चाहते हैं कोहेरेंट सोर्स, तो उसके लिए देखो क्या करना हो। अरे यहाँ पे देखो, अब हमारा आज का टास्क क्या है, हम लोग दो ऐसी वेव्स बनाएंगे जिनको टकराएंगे। तो हमें दो वेव्स बनाने के लिए दो सोर्सेस चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो। देखो अब हमें क्या करना है, स्टडी करना है, एक वेव के बारे में नहीं, दो वेव्स के बारे में स्टडी करना है। तो दो वेव के बारे में स्टडी करना है, तो दो वेव्स कहां से मिलेगी, दो अलग अलग सोर्सेज से मिलेगी। लेकिन हमें कैसे सोर्सेज चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, क्योंकि यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कोहेरेंट सोर्सेज के ऊपर किया था। एक्चुअली उसने ना एक्सपेरिमेंट करते करते एक गजब का फिनोमेना ऑब्जर्व किया था, जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं आपको, तो उसी को समझाने के लिए अब हमको कोहेरेंट सोर्स की जरूरत पड़ी। तो कोहेरेंट सोर्स हम कैसे बनाएंगे, कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये एक सोर्स है, इससे ये वेव्स निकल रही है, ये इससे पहली वेव निकली, ये उससे दूसरी वेव निकली, ये उससे तीसरी वेव निकली, फोर्थ वेव निकली, फिफ्थ वेव निकली, और आगे चल के मान लो ये सिक्स्थ वेव निकली। अब हम लोग क्या करते हैं, सोर्स एक ही है, अब हमने क्या किया, इससे यहाँ पे इसके जस्ट सामने कार्डबोर्ड रखे जिसमें एक छोटा सा गैप था, फिर एक उसके नीचे एक और गैप। इसको जब आप साइड से देखोगे ना तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ये येलो वाला, ये ऐसा छोटा सा गैप और इसके बाजू में एक और छोटा सा गैप। अब उसके पीछे से लाइट आ रही है तो आपको ये दोनों स्लिट से लाइट आती हुई दिखाई देगी ना बाहर। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा ये जो वेव फ्रंट यहाँ पे जब पहुंचेगा तो वेव फ्रंट का ये वाला जो हिस्सा है ये खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा,
हाइगन्स प्रिंसिपल हमने यही पढ़ा है। पहला प्रिंसिपल क्या था कि जो इसका वेव फ्रंट होता है उसका हर एक पॉइंट खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो देखो यहां से ये खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो ये देखो ऐसी वेव्स निकलेंगी, इससे वेव्स निकल रही है, ये आगे बढ़ रही है, इससे निकली हुई वेव्स, और नीचे जो पॉइंट पहुंचेगा जो भी इसका वेव फ्रंट का, वो भी तो यहाँ पे लाइट वेव्स को एमिट करेगा। तो ये देखो ये भी एमिट कर रहा है, ये भी एमिट। अब ये दोनों वेव्स आगे जाके टकराने वाली है, दिख रहा है? हाँ, ये दोनों वेव्स एक दूसरे से जाके आगे टकरा दे। अब आप लोग खुद जानते हो जब क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराता है तो वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और जब क्रेस्ट से ट्रफ टकराता है तब उनको क्या मिलता है वहां पे? जीरो। कुछ भी नहीं दिखता, लाइट वहां पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी। बच्चे जानते हैं कि दो क्रेस्ट के बीच में ही क्या होता है? एक ट्रफ होता है। ट्रफ समझते हैं ना आप लोग? जैसे वेव होती है ऐसे ऐसे ऐसे, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्रेस्ट कहलाता है। तो दो क्रेस्ट के बीच में क्या मिलता है हमको? ट्रफ मिलता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, पूरा ट्रफ ट्रफ बनाया है जो ऊपर वाला हिस्सा है। तो दो ट्रफ के बीच में क्या होता है? क्रेस्ट होता है। तो ये ऊपर पिंक वाली जो है उसके लिए क्रेस्ट कहाँ पे होगा? इधर कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। और व्हाइट वाले में भी सेम, व्हाइट वाले में भी देखो यहाँ कहीं पे ऐसा क्रेस्ट होगा, व्हाइट वाले में यहाँ कहीं पे क्रेस्ट होगा। तो आप देखो कंटिन्यूसली ये चीज हो रही है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट टकरा रहा है, और यहाँ पे क्रेस्ट से ट्रफ टकरा रहा है, यहाँ पे भी क्रेस्ट से ट्रफ टकरा रहा है। ये जब आगे बढ़ेंगे ना तो देखिए क्रेस्ट हिस्सा आगे बढ़ के आगे किसी स्क्रीन के ऊपर टकराएगा, वहां हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने मिलती है लाइट। और ये वाला हिस्सा जहाँ पे क्रेस्ट से ट्रफ टकराया है, यहाँ तो लाइट खत्म। तभी हिस्सा आगे जाके टकराएगा कहीं पे, तो वहां हमको कोई लाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो यही यंग्स का एक्सपेरिमेंट है। यंग ने इसी चीज को ऑब्जर्व किया, जिसको यहाँ पे अच्छे डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। ये देखो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट था, इससे ये जो भी वेव्स निकली, आगे हमने क्या किया, यहाँ पे दो छोटी छोटी स्लिट रखी, तो इससे भी देखो क्या हो रहा है, वेव्स निकल रही है, इससे भी ऐसी वेव्स निकल रही है। ये वेव्स जहां पे टकरा रही है, यहाँ पे ट्रफ ट्रफ बना हुआ है, तो देखो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, इस वाले हिस्से पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, इस वाले हिस्से पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब जहां ये टकराएंगे ना तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने के लिए मिलेगी। हाँ, इसमें ट्रफ तो नहीं बनाया ना, ट्रफ तो हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में ये बना दी, ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ये इस वाली वेव का क्या है? ट्रफ है। जब ये ट्रफ इससे टकरा रहा है, ये देखो भी यहाँ पे टकरा रहा है, ये वाला ट्रफ कहाँ टकराएगा? ये वाला ट्रफ यहाँ कहीं पे टकराएगा। ये जब जहां पे जाके मिलते हैं, वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है? कोई लाइट देखने के लिए नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो देखो जब ये वेव्स एक दूसरे से टकराई, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। जब ये वेव्स एक दूसरे से टकराई तो इसका जो सेंटर पॉइंट है देखो यहाँ पे क्या हुआ है? ट्रफ सॉरी क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराया है, यहाँ पे भी क्रेस्ट से क्रेस्ट, क्रेस्ट से क्रेस्ट, यहाँ पे मतलब दोनों स्लिट के जो बीचों बीच वाला हिस्सा होता है, वन मार्किंग पूछता है वहां पे आपको क्या मिलता है। तो देखो क्रेस्ट से क्रेस्ट टकरा रहा है, वहां पे तो हमको क्या मिलता है? वहां पे डार्क लाइट देखने को मिलती है, वहां पे डार्क, सॉरी डार्क बोल रहा हूँ, ब्राइट। मैक्सिमम इंटेंसिटी की वहां पे हमको लाइट देखने को मिलती है। इसमें क्या बना है? पूरा क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला के दिखाया है। इसमें उसको नहीं मिलाया है जहाँ पे क्रेस्ट से ट्रफ मिल रहा है, लेकिन हमको पता है जहाँ पे वो मिलेगा वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा? कुछ इस तरीके का डार्क हमको देखने के लिए मिलेगा। तो बीच में हमको क्या देखने के लिए मिलता है? ब्राइट लाइट। ब्राइट के जस्ट बाद डार्क, डार्क, फिर हर डार्क के बाद फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, जब वो पानी में ऐसे टकरा रहा था तो बीच में कुछ ऐसा जाना था जिसमें प्लेन बना हुआ था, तो जहाँ पे जाके टकराएगा वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बीच बीच का जो हिस्सा था उसमें दोनों वेव्स मिल के ज्यादा इंटेंसिटी की बनी, वो जब जाके टकराएगा तो वहां पे हमको लाइट देखने को मिलता है। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पे भी देखो कलरफुल में दिखा दिया मैंने, ये दोनों वेव है, ये देखो इसका क्रस्ट है और इसका क्रस्ट है, ये यहाँ पे टकरा रहा है। उसके बाद इसका क्रेस्ट भी यहाँ टकरा रहा है, इसका क्रेस्ट भी यहाँ टकरा रहा है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम आपको लाइट देखने को मिल रही है। लेकिन बीच बीच में जो ट्रफ बनेंगे वो हम लोगों ने इसमें नहीं दिखाया, वो जब टकराएंगे तो वहां पे क्या मिलता है? हमको डार्क लाइट देखने के लिए मिलती है। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट है यंग्स का, ठीक है। इसके बारे में भी आपको कुछ कुछ लिखना होगा।
इसको मैंने क्या बनाया था, क्रेस्ट और ट्रफ समझाने के लिए इसको बनाया। तो हेडिंग डालिएगा, लिखना है इसको भी, घर जाके लिखना होता है, घर जाके लिखना। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसका डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग कंपास की हेल्प से बनाना। इसमें देखो कुछ एजम्पशंस हैं, कई बार इसके एजम्पशंस पूछता है। एजम्पशंस में क्या होता है कि आपको लिखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, एक सोर्स का यूज किया है और उससे बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आपने एक, देखो यहाँ पे ध्यान दो बात में, यहाँ पे हमने दो स्लिट्स लेके रखी है। स्लिट कैसी दिखाई देती है, अगर आप इसको सामने से देखोगे तो ये एक कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसी बहुत नैरो इसमें कटआउट लगा के रखे थे। स्लिट जैसे आप कूलर में देखते हो ना, कूलर में बाजू पट्टी कटा हुआ रहता है, उसी कटे हुए स्थान को क्या बोलते हैं, स्लिट कहते हैं। मतलब जहां से लाइट दूसरी तरफ जा पाए। जैसे आपके घर में खिड़की होती है, तो खिड़की भी क्या है, स्लिट है, लेकिन बहुत चौड़ी है, एकदम नैरो खिड़की को हम क्या बोलेंगे, स्लिट कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ऐसी दो स्लिट्स रहती हैं और इन दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए और ये दोनों स्लिट्स ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम नैरो होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक असम्पशंस हैं इसके रीजन क्या है अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इसके बाद घर जाके लिखेंगे किसके बारे में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। थ्योरी है, जब न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत इजी टाइप के न्यूमेरिकल रहते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट S is a narrow slit of width about 1 mm illuminated by a monochromatic source light at this distance from S. There are two fine slits. तो देखो इसका डायग्राम आप लोगों को घर जाके कंपास की हेल्प से बनाना है और आप लोग फील करोगे कि जहां पे क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है वहां पे आपको एक्चुअल में ज्यादा इंटेंसिटी देखने मिलती है। एग्जाम में पूछता है आपको इसको कंपास की हेल्प से डायग्राम से बनाना है। तो देखो इस डायग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग घर जाके बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया ये पहली स्लिट और उसके बाद यहाँ पे नीचे ले ली हमने दूसरी स्लिट। पहली वाली से जो वेव निकली उसको हमने बनाया, ये ऐसी वेव्स बनाते चले गए हम लोग। ये इससे पहली वाली से वेव बना दिया, अब दूसरी वाली से वेव बनाते हैं, दूसरी वाली से वेव बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जहां पे दोनों वेव्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, इसको मैं कैसे बना रहा हूँ, डॉटेड बना रहा हूँ। यही आगे चल के क्या करेगा, जबरदस्त इंटेंसिटी वाली लाइट को यहाँ पे बनाने वाला है। तो जहां पे ये दोनों मिले, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बीच में वो बना रहा हूँ क्रेस्ट। जब आप उसको साइड से, मान लो आप एक तालाब में गए, आपने वहां तक की डुबा लिया जहां पे आपकी आंख पानी को जस्ट टच करती जा रही है। अब आप देखोगे तो वेव आपको ऐसी जाती दिखाई देगी बस। और अगर ऊपर से आप उसको ऑब्जर्व करोगे, यही वेव्स को जब आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम उसका उठा वाला हिस्सा दिखेगा, ये दूसरा उठा वाला हिस्सा दिखेगा और दोनों के बीच में शैलो दिखाई देगा ना, ऊपर से। तो देखो यहाँ पे जहां पे ये क्रेस्ट इस ट्रफ से टकरा रहा है, यहाँ पे भी देखो ये वाला जो ट्रफ है इस क्रेस्ट से टकरा रहा है, ये भी इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है। जहां पे भी टकरा रहा है इसको मैं किससे बना रहा हूँ, क्रॉस से बना रहा हूँ। जब आप इसको कंपास की हेल्प से बनाओगे ना तो ये सारे के सारे पॉइंट, ये देखो ये जो इंटेंसिटी वाले, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले, ये एक लाइन में आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। वैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक मिलेगा, ये भी ना एक लाइन में आगे बढ़ते दिखाई देंगे। वैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा इधर मिलेगा, ये भी एक लाइन में आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप इसको बाहर किसी स्क्रीन के ऊपर फील करोगे ना तो ये सारे पॉइंट जाके यहाँ टकराएंगे। उसके बाद ये वाले पॉइंट जो है यहाँ से ये जो पॉइंट निकल रहे हैं ये यहाँ टकराएंगे। ये देखो ये पहला यहाँ टकराया था, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये यहाँ पे जाके टकराएंगे। वैसे ये वाले पॉइंट्स यहाँ कहीं पे जाके टकराएंगे। तो देखो यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बी नॉट। यानी कि यहाँ पे हमको ब्राइट फ्रिंज देखने के लिए मिलेगी, आपको यहाँ पे लाइट दिखेगी, एक्चुअल लाइट। उसके बाद अगली लाइट कहाँ दिखेगी, जहां पे ये दोनों क्रेस्ट से क्रेस्ट टकरा के जो आगे बढ़े थे, यहाँ पे आपको अगली फ्रिंज दिखेगी ब्राइट वाली, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया P1।
ये भी एक ब्राइट फ्रिंज है, क्योंकि देखो ये भी क्रेस्ट से क्रेस्ट जहां पे टकरा रहे हैं उससे आगे जाके मिलेंगे। इसको क्या नाम देंगे? B1। बी नॉट के ऊपर B1, बी नॉट के नीचे भी B1, पहली फ्रिंज मिल रही है ना हमको। अब दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? डार्क रीजन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे डार्क रीजन होगा, यहाँ पे डार्क रीजन, फिर डार्क रीजन, उसके बाद फिर से एक और आपको ब्राइट रीजन देखने के लिए मिलेगा। इतना पतला नहीं होता, ये चौड़ा होता है। डार्क रीजन भी चौड़ा, ब्राइट रीजन भी चौड़ा, लेकिन हमें एक लाइन से बस नहीं दिखाया। तो इतने हिस्से में आपको ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, ऐसे देखने के लिए मिलता है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम लोग नेक्स्ट कभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। हाँ, उसमें भी ऐसी आपको फ्रिंज देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे देखो एक और डायग्राम मैंने बनाया है। देखो वेव्स आपस में टकरा रही हैं, जहां पे इनके क्रेस्ट दोनों के मिल रहे हैं। देखो इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट, ये आपको डार्क रीजन दिख रहा है। उसके बाद इसका क्रेस्ट और ये वाला क्रेस्ट और ये वाला क्रेस्ट, ये जहां पे मिल रहा है देखो वहां पे भी डार्क रीजन। फिर डार्क रीजन के आगे जाके जब मिलेगा तो आपको डार्क दिखाई देगा। लेकिन देखो इसका आपको मिलेगा ये वाला हिस्सा, और इसका देखो क्रेस्ट जब ये टकरा रहे हैं तो वहां पे ब्लू वाला भी खत्म हो गया। समझ पा रहे हो? चलो, ये समझ में आ रहा है ना, ये एक वेव गई, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और वेव आएगी। कौन सी? ये वाली एक वेव, वो वाले सोर्स। ये दोनों जो टकरा रही हैं यहाँ पे, तो देखो इसका क्रेस्ट जो है इसके क्रेस्ट से टकराया, लेकिन ये वाली जो वेव है जब इसके क्रेस्ट से टकरा रही है, देखो व्हाइट वाले हिस्से से, ये जो ब्लू वाला है ना वो भी यहाँ पे खत्म है। क्योंकि देखो ये वाली वेव भी पहली वेव थी, ये दूसरी वेव थी, दोनों के बीच का ये क्रेस्ट, सॉरी ट्रफ वाला हिस्सा। हाँ, ये व्हाइट वाला हिस्सा ट्रफ का है। अरे ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, इन दोनों वेव के बीच का हिस्सा क्या होगा? ट्रफ होगा। और यहाँ से ये वाली जो वेव बेचारी थी ना, जब इसके क्रेस्ट वाले हिस्से से टकराई तो देखो वहां पे तो डार्क दिख रहा है, लेकिन जब वो इसके ट्रफ वाले हिस्से से टकरा रही तो वहां पे सब कुछ गायब हो जा रही है। ये जो गायब हो जा रही है तो ये आगे जाके जो आपको मिलेगा ना, वहां पे क्या मिलेगा? डार्कनेस मिलेगी। लेकिन देखो ये जहां पे ये टकरा रहे हैं दोनों क्रेस्ट से क्रेस्ट, ये जब आगे जाके मिलेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? ब्राइट रीजन देखने को मिलेगा। तो ये फेनोमेना है, ये आपको किसमें देखने के लिए मिलेगा? जब आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हमको कब देखने मिलता है? आप घर जाओगे बोलोगे मैं अपनी दीवार में दो खिड़की बना दूं, उसके बाद ऐसा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखने मिलेगा? नहीं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। अगर ये कोहेरेंट सोर्स नहीं होता है, एक की वेव फास्ट फास्ट ट्रेवल कर रही है, एक की स्लो स्लो ट्रेवल कर रही है, तो कहीं भी टकराएंगी, कहीं नहीं टकराएंगी। तो आपको ऐसा ऑब्जर्व करने नहीं मिलेगा ऐसा फ्रिंज। इसलिए दोनों सोर्सेज को कोहेरेंट होना चाहिए, सेम उनकी वेव्स बन रही है। अगर एक की वेव जल्दी जल्दी बनेगी, एक धीरे धीरे हो सकता है, कभी टकराए कभी ना टकराए। आप खुद देखो जब हमारे सोल्जर्स मार्च करते हैं, अगर एक फास्ट फास्ट चले और एक स्लो स्लो चले तो वो हो पाएगा क्या ढंग से उनका वॉक? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको दोनों ऐसे सोर्स चाहिए, दोनों से सेम टाइप की वेव जनरेट करना है, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। इतना क्लियर? तो ऐसा फेनोमेना हमको देखने के लिए मिलता है। ये हमको यंग ने बताया, यंग भाई साहब। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी है पूरा। इस एक्सप्लेनेशन को भी पूछता है एग्जाम में कि आपको एक्सप्लेनेशन बताना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ये डायग्राम बनाना है अच्छे से, डायग्राम क्योंकि बनाने बोलता है एग्जाम। चलो एक और बार बता देता हूँ। देखो ये ऊपर वाला है, इसकी ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, और ये तीसरी वेव है, ये चौथी वेव, ये इसकी पांचवी वेव। अब नीचे वाले की वेव्स आपको दिखा रहा हूँ। जो नीचे वाला है इसकी ये एक वेव है, इसकी ये दूसरी वेव है, ये इसकी तीसरी वेव, पिंक वाली। अब ये तो दोनों वेव जहां पे एक्चुअली टकरा रही है, देखो ये यहाँ पे टकरा रही है, दोनों का क्रेस्ट से क्रेस्ट यहाँ पे टकरा रहा है। लेकिन ये वाला हिस्सा क्या है? ये दो क्रेस्ट के बीच का हिस्सा है, तो ये ट्रफ वाला रीजन है। जब आप एक वेव को देखते हो वो आगे की तरफ बढ़ती है तो एक उठा हुआ हिस्सा आगे की तरफ बढ़ता है। उठे हुए हिस्से के जस्ट आगे क्या होता है? एक शैलो हिस्सा होता है ना, वो भी तो आगे बढ़ रहा होता है। तो ये शैलो वाला हिस्सा है जो आगे बढ़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रफ। तो देखो इस ट्रफ वाले हिस्से में जब ये वाली वेव आके मिल रही थी, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। जैसे कि हमने वो पानी वाले एक्सपेरिमेंट को देखा, बीच में आपको फ्लैट दिख रहा था,
वैसे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरा ये फ्लैट देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक वेव थी जिसमें ये वाली वेव आके टकराई, जहां पे क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला वहां पे तो इनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई, y1 प्लस y2 हो गया। लेकिन जहां पे ये दोनों का, एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ मिला, तो y1 माइनस y2 दोनों का एम्पलीट्यूड सेम एक ही सोर्स से निकली है, तो वहां पे लाइट भी खत्म है। और ये अपनी जगह पे नहीं है, अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये वाला पॉइंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो क्रेस्ट मिला है ये वाला पॉइंट भी आगे की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पे ट्रफ से ट्रफ मिला है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो स्क्रीन पे जहाँ पे टकराएंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट जहाँ टकराएगा वहां पे आपको ब्राइटनेस, और जहाँ पे ये जीरो लाइट वाला जाके टकराएगा वहां पे आपको लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, उस वीडियो को एक बार और देख लेंगे लास्ट में अगर आप लोग बोलोगे तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। क्या समझ में आएगा, इसको आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद ये एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछता है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। इस डेरिवेशन को अभी आप लोगों को करना है, उसके ऊपर जम के कल न्यूमेरिकल करेंगे 10-15। वैसी टाइप के एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, बहुत इजी टाइप की न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को देखना है, सपोज ए एंड बी आर टू फाइन स्लिट्स, इसका डायग्राम मेरे साथ बनाते चलो। पहले क्या लिखा हुआ है, सपोज ए एंड बी आर टू फाइन स्लिट्स एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। मेरे साथ साथ डेरिवेशन करोगे एग्जाम में भी हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। 2-3 पेज छोड़ दो। तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इससे यही पे समझ लो, खत्म हो जाएगा। मैं जो जो लिखा हूं उससे देख देख के डायग्राम बना रहा हूं। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, सपोज ए एंड बी आर टू फाइन स्लिट्स एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। तो ये पहली स्लिट है ए और ये दूसरी स्लिट है बी, और दोनों स्लिट्स के बीच में गैप कितना है, स्मॉल डी। तो डायग्राम बनाने की शुरुआत हो चुकी। ये दोनों खिड़कियां हैं, ए और बी स्लिट्स है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। इसके बाद क्या लिखा है, द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ लैम्डा। यानी कि यहाँ से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, मोनोक्रोमेटिक दोनों का वेवलेंथ सेम, तो दोनों से ना सेम वेवलेंथ की लाइट निकलने वाली है। हमें पता है सेम वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, यहाँ से भी सेम वेवलेंथ की निकलेगी और यहाँ से भी सेम वेवलेंथ, यानी कि सेम टाइप की वेव निकलेगी, कोहेरेंट सोर्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स वाई इज अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट्स। अब इनके सामने ना हम लोगों ने एक स्क्रीन रख दी है, इसके सामने मैंने एक स्क्रीन रख दी है। इस स्क्रीन का नाम क्या है, एक्स वाई, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी। एग्जाम में यही आपको दिया रहेगा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी, और यहाँ पे स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है इतनी। तो हम लोग ये लोकेशन याद रखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द टू वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। आपने देखा होगा वेव जब आगे बढ़ती है तो एक दूसरे पर चढ़ जाती है, उसी को सुपर इम्पोज होना कहते हैं। सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर रिजल्टिंग इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इधर भी बीच में ब्राइट का, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। इसी को हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, O is the center of distance D. O is the center of distance D. तो मैंने बना दिया यहाँ पे इसके बीच में एक O। O is the center of distance D. तो ये हो गया हमारा सेंटर O। अब क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ AE BF एंड OC परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा इसने बोला है वैसा ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, ये दूसरा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, और ये तीसरा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चलो आगे क्या बोला है इसमें, डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में बनाने बोलेगा। ओ इज द सेंटर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब एक पॉइंट पी कंसीडर करना है एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सी। ए ई बी एफ ओ सी, ए ई बी एफ ओ सी। ड्रॉ ए ई बी एफ एंड ओ सी। तो देखो इसने बोला सी से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, स्मॉल एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट पी ले लो। तो हमने ना एक पॉइंट पी ले लिया है जो कि सी से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस के ऊपर। कहीं भी ले सकते थे, ऊपर भी नीचे भी। हाँ सी से, ठीक है, हमने ये भी काम कर लिया जैसे इसने कहा। हाँ चलो अब देखो यहाँ पे अब मेन हमारा काम शुरू हो रहा है। अब देखो वेव यहां से जब निकले, ये जब यहां से लेके यहां तक के पी तक के पहुंची, यहां से भी एक वेव निकली होगी और वो यहाँ पे पी पे जाके मिली होगी। भाई वेव्स टकराती हैं, आगे बढ़ती है, जैसे इसका जो वेव था और इसका जो वेव था यहाँ कहीं पे टकराया होगा और ये आगे जाके बढ़ के यहाँ पे मिला है, तो हमको कोई डार्क या ब्राइट स्पॉट वहां पे मिला होगा। आप ऐसे समझ लो यहाँ से एक वेव थी, यहाँ से भी एक वेव बड़ी वाली यहाँ कहीं पे टकराए होंगे दोनों, और दोनों आगे जाके मिले। वेव्स कहीं पे भी टकरा सकती है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है। यहाँ पे देखो जैसे कि ये बड़ी वाली वेव है, ये बड़ी वाली वेव इस छोटी वाली वेव से यहाँ पे टकरा रही है, दूसरी वाली वेव से यहाँ पे टकरा रही है, तो ये कहीं पे भी टकरा सकती है। अब देखो जब ये बड़ी वाली वेव जो है, ये बड़ी वाली वेव ये इस छोटी वाली वेव से यहाँ पे टकराई, अब ये रीजन ऐसे आगे की तरफ बढ़ा और वहां कहीं पे जाके मिला। अब वो वहां पे जाके मिला है तो हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया है एज इट इज। तो देखो वहां कहीं पे जाके ही मिल रहा है, ठीक है। हम लोगों को ना यहाँ पे एक्चुअली पता क्या करना है, ध्यान दो। हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली पता ये करना है कि जो भी डार्क फ्रिंज बनेगी उसकी विड्थ कितनी होगी, और जो भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी विड्थ कितनी होगी। और कई बार एग्जाम में हमको पूछेगा कि इतनी डिस्टेंस के ऊपर एक फ्रिंज बन रही, बताओ वो डार्क है कि ब्राइट। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेशन से बतानी है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो ए से जो वेव निकली थी और बी से जो वेव निकली थी, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो यहाँ कहीं पे जाके मिला है, तो मैंने उसको इन दोनों लाइन से मिला दिया। अब देखो एक बात बताओ, वहां पे डार्क मिलेगा या ब्राइट स्पॉट मिलेगा? क्यों ब्राइट? भाई इसकी वेव और इसकी वेव दोनों यहाँ कहीं पे टकराई थी और वही आगे जाके मिला है। तो इसकी वेव का हो सकता है वहां पे क्रेस्ट, और इसका क्रेस्ट मिला तो आगे जाके ब्राइट मिलेगा। अगर इसका क्रेस्ट होगा और इसका ट्रफ कहीं टकराया होगा, वो वाला पॉइंट आके जाके मिला होगा, तो वो कहीं डार्क रीजन होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि डार्क रीजन है? दोनों तरफ टकराएगा, अगर दोनों तरफ टकराएगा तो डार्क ही मिलेगा। नहीं नहीं, जब दोनों ऐड होंगे ना, हाँ दोनों ऐड होंगे, नेगेटिव वहां पे भी हमको ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। बस जहाँ पे हाँ जहाँ पे क्रेस्ट से तरफ टकराएगा ना वहां पे जीरो होगा, वहां पे लाइट खत्म। जहाँ पे तरफ से तरफ टकराएगा ना वहां पे मैक्सिमम ही, मतलब वहां पे भी ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा किससे टकराया था और आगे जाके हमको पॉइंट पी मिला है, हमें नहीं पता। वही हमें पता करना है, वही हमें पता करना है कि वहां पे क्या टकराया था और वहां पे हमको क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा। देखो अगले 5 मिनट कोई बातचीत नहीं करना, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो देखो हम लोग निकालने क्या वाले यहाँ से कि यहाँ से ना एक वेव चली थी, ये उसका क्रेस्ट था और ये उसका क्या था, ट्रफ था। अब यहाँ से एक वेव चली थी, ये ऐसे करके वेव चली थी। हो सकता है कि इसका क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराया हो सकता है कि इसका, ये देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसके ट्रफ से इसका क्रेस्ट टकरा दिया है।
ये पॉइंट जब आगे जाके मिलेगा तो वहां पे क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। लेकिन मान लो इस जगह पे इसका भी क्या होता है, क्रेस्ट होता, तब ये आगे जाके मिलता तो क्या होता वहां पे, हमको लाइट देखने को मिली। तो हमने श्योर है ही नहीं कि किससे क्या टकरा रहा है, दोनों वेव। अरे जैसे देखो यहां से ये एक वेव निकली, ये देखो ये एक वेव निकली ऐसे करके, यहां से भी एक वेव निकली ऐसे करके, ये देखो हो सकता है ये क्रस्ट से क्रस्ट यहाँ पे टकरा जाता है। ये देखो क्रस्ट से क्रस्ट, सॉरी क्रस्ट से यहाँ पे ट्रफ टकरा गया। तो जब ये वाला हिस्सा आगे बढ़ेगा तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, वहां पे डार्क देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे, अभी फिर वैसे बन रहा है क्या? तो उसको आगे बढ़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो टकरार है, मान लो यहाँ पे ये दोनों का क्रेस्ट से क्रेस्ट टकरार है। अगर दोनों का क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराएगा तो आगे जाके क्या मिलेगा हमको, ब्राइट रीजन देखने को मिलेगा। तो भाई अब हम नहीं कह सकते ना कि कौन सा हिस्सा किससे टकराएगा यार, तो वही हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे, या तो हमको वहां पे डार्क रीजन देखने के लिए मिलेगा, या तो हमको ब्राइट रीजन। यहाँ पे देखो, इधर देखो, अब दोनों जो है अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। ये वाली लाइट यहाँ से यहाँ चलने में अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, ये वाली लाइट यहाँ से यहाँ चलने में अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। ये वाली लाइट शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रही है, ये वाली लाइट जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना तो दोनों का या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराता, हाँ मतलब दोनों सेम पोजीशन पे वहां पे पहुंचती है, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर कर रही है तो दोनों का सेम हिस्सा वहां पे जाके मिलता है। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो हमें पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही हमको पता करना है। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाली जो रे है ना, या ये वाली जो वेव है वो कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ पे देखो, इसको मैं समझाता हूँ कि मान लो ये पहली वाली वेव है, ये ऐसे करके ये आगे की तरफ बढ़ी, और जो दूसरी वाली वेव है वो थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर करी। ज्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करी है उसने, मान लो वो डिस्टेंस कितनी ज्यादा ट्रेवल कर रही है, मान लो सेम इतनी डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रेवल कर रही है, मतलब उससे वो जाके यहाँ कहीं पे मिली, भाई वो पीछे से आके इसको मिल रही है ना, मान लो वो इसको यहाँ कहीं पे ऐसे जाके मिल रही है, मतलब इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी। अब सोचो अगर इसने ज्यादा डिस्टेंस ऐसा कवर की कि दोनों का क्रेस्ट से क्रेस्ट टकरा रहा है, तो वहां पर इनको इंटेंसिटी सबसे ज्यादा देखने मिलेगी। नहीं देखो, इसको आपको ऐसे समझना है, ये थोड़ी देर के बाद वहां पे पहुंची ना उसी पोजीशन पे। हाँ देखो, ये जो है इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ये यहाँ पे मान लो इस किसी पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे ये तो पहले पहुंच जाएगी यार, लेकिन उसी पोजीशन पे ये वाली वेव को पहुंचने में टाइम लगेगा। और जब इसको वहां पहुंचने में टाइम लगेगा तो हो सकता है कि वो जब ये वेव यहाँ पे पहुंची तब इसका पता नहीं कौन सा हिस्सा यहाँ पे जाके टकरा है, हमें नहीं पता। तो थोड़ी देर के बाद ना ये वेव उसको जाके वहां पे मिली है, ये वेव वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर के बाद ये वेव वहां पे जाके इसको मिली है। अब देखो मान लो इसने ना सेम इतनी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी, तो पता है ये जहां से शुरू हो रही थी ये भी उसी जगह पे शुरू हो, इसमें सेम इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो क्या होगा, ये आगे की तरफ खिसक जाएगी। तो जो अगर दोनों सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचते, अगर दोनों से सेम डिस्टेंस पे होता तो ये दोनों एक साथ वहां पे मिल जाते, लेकिन ये उस समय वहां पे नहीं थी। जब वो पुरानी वाली वेव पहुंच रही थी थोड़ी देर के बाद वहां पहुंची। तो यहाँ पे देखो इस एक्सिस में क्या है, यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे क्या है इसका एम्पलीट्यूड। थोड़ी देर के बाद उस पॉइंट पे इसने चलना शुरू कर रहा है, थोड़ी देर के बाद उस पॉइंट पे इसने चलना शुरू करा है। मान लो ये जहां से चलना शुरू, आप देखो सैनिक बहुत सारे मार्च कर रहे हैं, बीच में अचानक से अभी भैया आए और उन्होंने चलना शुरू किया, तो ऐसा हो सकता है ना कि जो उनका पहला कदम पड़े, क्योंकि उनके बाजू में सैनिक का बिल्कुल उसके साथ ऊपर, पॉसिबल है या नहीं?
यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि ये देखो जब उस पॉइंट पे अपने जीरो पे थी, ये भी जब उस पॉइंट पे पहुंची ना तो ये अपने जीरो पे थी। जब उस पॉइंट पे दोनों एक साथ पहुंचे तो दोनों अपने जीरो जीरो के ऊपर थे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। दोनों सेम फेज में चलने वाले हैं। देखो जब ये मैक्सिमम पहुंचेगा, ये मैक्सिमम, सैनिक बहुत सारे मार्च कर रहे थे, अचानक से भी ये पहुंचे, उनका जो पहला कदम पड़ा वो सैनिक के जैसे ही पड़ा, फिर उनका अगला कदम भी वैसे ही पड़ेगा, अगला कदम भी वैसे ही पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर इनका कदम उनके कदम के थोड़ा पहले पड़ जाता है, तो इनका अगला कदम भी उनके कदम के पहले पड़ जाता है, क्योंकि इनकी आदत होती है बिल्कुल उसी चाल से चलने की। तो अगर बीच में कहीं पे ये ज्वाइन करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हो सकता है सेम उनके जैसे ही सिंक्रोनस चले, या अगर इनका कदम पहले पड़ गया या बाद में पड़ गया तो ये शुरुआत से लेकर आखिर तक के वैसी बिहेवियर चलेंगे। मानते हो ना ऐसा? तो वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। हम लोग ना यही पता करेंगे कि ये जो इसको मिला है ना आगे जाके, जब ये जीरो था तो ये जीरो होना चाहिए, मतलब सेम टू सेम दोनों का फेज है। लेकिन मान लो अगर ये थोड़ा पहले उसको मिला, अगर मान लो इसको थोड़ा पहले मिला, अगर ये आपका ऐसा कुछ मिलता है इसको, मान लो इसको ऐसा कुछ मिला ये कि जब ये अपने मैक्सिमम पे है तब ये अपने मिनिमम पे है, ऐसा भी तो मिल सकता है कि जब वो लोग पैर उठा रहे थे तब अभी कदम रख रहे थे, जस्ट अपोजिट हो गया। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वाली जो वेव थी ना, जब अपने जीरो पे थी, तभी दूसरी वाली वेव क्या थी, अपनी मिनिमम पे थी। तो उस पॉइंट पे तो ये दोनों मिलकर खत्म हो जाएंगे, उस पॉइंट पे दोनों मिलकर पहुंच रहे हैं। अगर दोनों अपने मैक्सिमम मैक्सिमम पे पहुंचेंगे तो वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। लेकिन उस पॉइंट पे अगर ये अपने मैक्सिमम और ये अपने मिनिमम के साथ पहुंचा तो वहां पे जीरो हो जाएगा। और स्वाभाविक है कि वहां पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वेव जो है अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां पे पहुंच रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो जो एक सैनिक यहां से यहां जा रहा है, दूसरा सैनिक यहां से यहां जाके इसको ज्वाइन करेंगे, तो जैसे मार्च ये कर रहा है वैसे ही मार्च ये भी कर रहा है, लेकिन इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो हो सकता है दोनों का पैर एक साथ पड़े, हो सकता है दोनों का पैर एक साथ ना पड़े। अगर दोनों का पैर एक साथ पड़ेगा मतलब दोनों सेम फेज में चलना शुरू कर देंगे। अगर अलग अलग पैर पड़ेगा तो दोनों शुरू से लेकर आखिर तक के वैसे धीरे धीरे चलेंगे। तो यही हमको पता करना है। तो पता है हम यही निकालेंगे कि ये जितना देर बाद ज्वाइन कर रहा है ये टाइम कितना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है। आप देखो ये वाला जो है ना, यहां से लेके यहां तक के मान लो इसने 5 मीटर चला और इसमें भी 5 मीटर चला, एक कदम में ये कितना चलते हैं, 1 मीटर चलते हैं। जब वो यहां से यहां तक के चलेगा, अभी अपना ना छठवां कदम उठाने वाला है। लेकिन इसने क्या किया है पता है, यहां से लेके यहां तक 1.5 मीटर चला है एक्स्ट्रा। तो जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो देखो ये 1.5 + 5, ये अभी ना 6.5 अपना कदम यहाँ पे चल रहा है। तो दोनों का सेम फेज हुआ क्या, नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए था कि ये कितना कवर किया हो, इसने ना मान लो 2 मीटर डिस्टेंस कवर की हो, इसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, तो भले 2 मीटर डिस्टेंस कवर की, लेकिन जब यहाँ पहुंचेगा ना तो एक साथ दोनों पैर रखेंगे। एक कदम में कितना चलता है, 1 मीटर। तो भले इसने 2 मीटर यहाँ पहले कवर किया है, पर जब यहाँ पे चलेगा तो देखो ये एक पूरा नंबर आया ना, फुल नंबर, यहाँ पे इसने पैर रखा हुआ, पर 2.2 होता तो इसमें पैर हवा में होता और इसका पैर जमीन पे होता। समझ रहे हो ना? तो ये डिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1 मीटर के बराबर होगी ये डिस्टेंस, या 2 मीटर या 3 मीटर, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक फुल नंबर मिलेगा। इसमें कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, समझ गया? तो ये वाली डिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बताऊंगा, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि कल न्यूमेरिकल पूरे इसी के ऊपर है। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे मार्च करवा रहा हूँ, ये है, इसने पहला कदम यहाँ रखा, दूसरा कदम यहाँ रखा, तीसरा कदम यहाँ रखा, चौथा कदम यहाँ रखा। अब देखो ये जो एक बंदा है वो यहाँ से चलना शुरू किया, इसने पहला कदम यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, चौथा यहाँ रखा,
पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ रखा। तो अब अगला कदम ये साथ में उठाएंगे क्या अलग अलग उठाएंगे? साथ में उठाएंगे ना, क्योंकि दोनों ने एक साथ उस पॉइंट पे कदम रखे हैं। अब दूसरा चीज देखो, मान लो यहाँ पे कोई और है, इसने यहाँ से चलना शुरू किया, पहला कदम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। तो इस पॉइंट में बताओ ये तीनों एक साथ पैर उठा रहे होंगे तो पहले ही उठा चुका होगा, कि तो पहले ही उठा चुका होगा यार। लेकिन अगर आप इस बंदे को इस डिस्टेंस से थोड़ा सा आगे सरका देते हैं तो इसका ये वाला कदम भी तो यही करते। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये यही बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने को निकाल लिया अरे कितना पीछे है, तो चलो इसको हम थोड़ा आगे करें। या अगर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे ये कितना गैप है, तो आप क्या कर सकते हो, इतना ही इसको पीछे कर सकते हो, तो तीनों एक साथ सिंक्रोनस हो जाएंगे। यही काम हमको करना। तो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस चला है उसमें, ये देखो यही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला है यार, हम नहीं चाहते एक्स्ट्रा डिस्टेंस चले, ये वाला कदम सीधा यहाँ पे पड़े। तो हम लोग क्या करेंगे, वही डिस्टेंस को निकाल लेंगे, तो उसमें कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला। अगर मैं आपको बोलूं सबका स्टेप 1-1 मीटर का है, लेकिन इसमें जो चलना शुरू करा था ना, ये चालू किया तो इसने देखो टोटल 5 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। इसमें पता है 6.3 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। कितना मीटर का डिस्टेंस इसका फालतू है? नहीं 0.3। वो 0.3 ये है ना यार, ये 0.3। हाँ अब समझ में आया, तो समझ में आ चुका है। वो 0.3 ना बकवास। अगर इसने ना एग्जैक्ट 6 मीटर की डिस्टेंस पे होता तो मजा आ जाता। इन लोग अगला कदम एक साथ उठाते, या अगर 7 मीटर की भी डिस्टेंस पे होता तो मजा आ जाता, ये एक साथ पैर उठाते। वही जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है ना, वही हम लोगों को ध्यान देना। इसमें इससे कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है? 1.3 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। 1.3, या तो इसको 1 होना चाहिए था या तो इसको 2 होना चाहिए। बस यही काम हमको करना है। हम लोगों के आंसर ना ऐसे ही होंगे, यहाँ पे ये जो आएगा ना वो ऐसी होल नंबर बनाएगा, क्योंकि हम लोग 1.3 1.5 में डील नहीं करते। तो हम लोग देखेंगे कि अगर सेम है तो भाई यहाँ पे डार्क मिलेगा, थोड़ा सा पीछे रह जाएगा तो वहां पे ब्राइट मिलेगा। तो ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है एक्स्ट्रा। अभी ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ, बस समझ लो कैसे निकालेंगे। हमको ये ना डिस्टेंस निकालना है एक्स्ट्रा, इसने कितनी कवर किया है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रिंसिपल यूज करते हैं कि मान लो ये दो लाइन है, दोनों के बीच में एंगल एकदम कम है, और आपको ये पता करना है कि ये वाली लाइन इससे कितनी बड़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस वाली लाइन से इस वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस में कवर किया। पर ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब ये दोनों के बीच में एंगल बहुत कम है। अगर दोनों के बीच में एंगल बहुत ज्यादा होता, ये एक ऐसा है और एक ये ऐसा है, अब आप इससे जब 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं ना, तो ये और ये देखो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये काम हम कब कर सकते हैं, जब दोनों के बीच में एंगल बहुत कम है। तो देखो यहाँ पे इसके और इसके बीच में ना एंगल बहुत कम होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्लिट के बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, एकदम कम होनी चाहिए, इसीलिए ताकि हम ये assumption को ले सकें कि एंगल दोनों के बीच बहुत छोटा है। तो दोनों के बीच का एंगल अगर बहुत छोटा है तो देखो यहां से मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्या, पॉइंट एन। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना है एक्स्ट्रा, इसने कितना कवर किया। अगर ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इसके बराबर हुई, इसका मतलब ये दोनों सेम एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे। बात खत्म। अगर इसके इक्वल नहीं हुई, इसके आधे की इक्वल हुई, तो जब ये नीचे जा रहा है ना तब ये ऊपर जाना शुरू करेगा, यानी कि वहां पे क्या मिलेगा हमको, डार्क देखने को मिलेगा। मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, एक बार समझ लो कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आई है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, अगर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसके इक्वल है तो देखो ये वाली वेव यहां से चलना शुरू करेगी, ये भी मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम, मस्त आपको ब्राइट देखने के लिए मिलेगा। पर वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो सिर्फ अगर आधे के बराबर है, हमेशा ऐसे ही होगा, या तो आधा या तो पूरे के बराबर। अगर आधे के बराबर है तो देखो ये यहां से चालू हो जाएगा। अब जब ये मिनिमम पे है तो ये अपने मैक्सिमम पे है, तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। समझना?
तो हर बार या तो हमको पूरा ये डिस्टेंस मिलेगा या तो ये डिस्टेंस मिलेगा, यही काम होने वाला है। तो उस डिस्टेंस को चलो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, अगली क्लास में करेंगे, अभी बस देख लो। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग ये वाला एंगल लेंगे कि ये वाला एंगल मान लिया मैंने थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आप इसको निकाल सकते हैं, भाई साइन थीटा लगा देंगे, ये डी पता है हमको। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, बोल्ड वन dn, ये कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। लेकिन भैया वहां थीटा बीटा हम कैसे मेजर करेंगे, थीटा बीटा मेजर भाई यहाँ अगला पॉइंट बनेगा, उसके लिए क्या अलग थीटा मेजर करेंगे, नहीं। तो हमको थीटा को चेंज करना पड़ेगा। तो थीटा को चेंज करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, हम ओ से भी पी को मिला देंगे। हमने ओ से पी को मिला दिया, हाँ हमने ओ से पी को मिला दिया, और ये एज्यूम करेंगे अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि सभी बहुत पास पास। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो, अब सबसे खतरनाक चीज होने वाली है यहाँ, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला ये थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा। तो देखो ये वाला एंगल है हमारा थीटा। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन, अब ये वाला ट्राइंगल देखो ना, ये वाला ट्राइंगल x अपॉन डी, x अपॉन डी। उसके बाद एक और खतरनाक एग्जाम्पशन, जब एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और इसी को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा को हम sin थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह x बाई डी भी लिख सकते हैं। तो ये bn किसके बराबर आ गया, डी एक्स बाई डी के बराबर बात करता है। तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है मान लो 5 mm, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है 5 mm, और एक स्क्रीन रखी हुई इसके 1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो बताओ सेंटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर कैसी फ्लूइड लगेगी, उसके लिए आप क्या करोगे, bn निकालोगे। हाँ, अगर bn जो है ना उसकी वेवलेंथ के मल्टीपल के बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे दोनों सेम फेज में चलेंगे। अगली क्लास में देखेंगे हम लोग इसमें, तो वहां से आप लोग वहां एज्यूम कर सकते हो कि कौन सी फील्ड बनने वाली है। हाँ, तो फिर हम लोग देखेंगे, दोनों की कंडीशन देखेंगे हम लोग, तो सब मैंने लिख के रखा हुआ है इसमें, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट नहीं तो डार्क फ्रिंज है, इसको डार्क लिखिए, ये है डार्क। यहाँ पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, डार्क फ्रिंज। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं, इतने छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे वही हमको याद रखना है। जैसे अभी हमारा फॉर्मूला है bm इज इक्वल्स टू dx बाई डी, ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कल की क्लास में, 10 12 15 न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टाइमिंग बताता हूँ। थैंक यू बच्चों। आज 3 बजे से